हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की। ये जितने भी आपके सेल्फ और सेल्व्स लगा करके जो प्रोनाउन बनते हैं ये सब रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये दो अलग अलग प्रोनाउन हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग है और एम्फेटिक प्रोनाउंस अलग है। इनको एक साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इनका रूप सेम है। जितने भी ये हैं, माई सेल्फ हुआ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, वनसेल्फ, योरसेल्व्स, आवरसेल्व्स, यही जो है एम्फेटिक प्रोनाउन बनते हैं और यही जो है रिफ्लेक्सिव भी बनकर आते हैं। इनका काम अलग अलग होने की वजह से इनको दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब रिफ्लेक्सिव का काम करेंगे तो इनका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना, और जब एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेंगे तो इनको एम्फेटिक प्रोनाउंस कहेंगे। ये दो अलग अलग प्रोनाउंस हैं जो कि अलग अलग काम के आधार पर इनको दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनेंगे और उस वक्त वाक्य में इनका क्या रोल होता है। चलिए, रिफ्लेक्सिव जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा है, रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्स से। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स जैसे आप सूरज के सामने आप कांच को जब वो करते हैं तो वो रिफ्लेक्स करता है कि नहीं, यानी सूरज की रोशनी कांच से टकरा के जहां टकराती है दोबारा से वहां वो रोशनी बन जाती है, तो ये रिफ्लेक्स हो गया कि नहीं। हिंदी में हम इसको कह देते हैं परावर्तन। रिफ्लेक्स का मतलब परावर्तन, उसी से बन गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब ये परावर्तन का काम करते हैं, और परावर्तन का मतलब रोशनी जो है वो कांच से टकरा के वापस लौट जाती है, लौटकर जहां दोबारा टकराती है वहां रोशनी बनती है, तो रिफ्लेक्स परावर्तन हुआ। और परावर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस लौट जाना, उसको हम परावर्तन कह देते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही काम करते हैं जिस आधार पे इनको नाम क्या मिल गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम मिला। टकरा के वापस जब लौटने का काम होगा, यानी परावर्तन का कुछ काम नजर आएगा इनका, तो उस केस में इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। और अब ये किस तरह से रिफ्लेक्स का काम करते हैं, परावर्तन का काम करते हैं, टकरा के वापस लौटने का काम करते हैं। चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस है शी किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक मारी। यहां अगर मैं बात करूं शी, जो कि हमारा प्रोनाउन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर थर्ड पर्सन है जो कि सब्जेक्टिव केस है। शी किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक मारी। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? शी। किक्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब, उसने किक मारी। ठीक, किसको किक मारी? द बॉल, बॉल को किक मारी। बॉल हमारा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। शी किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक मारी। यानी काम कहां से चला? शी, इसने काम किया। काम क्या किया? किक मारने का, किक मारी गई यानी एक्शन लिया गया, और उस एक्शन का असर किस पर हुआ? द बॉल, बॉल पर हुआ। यानी सब्जेक्ट ने काम किया और उस काम का असर कहां गया? आगे वाले शब्द पर गया। यानी एक्शन जो है, काम जो है, यहां से चला, इसने काम किया, काम हुआ, असर कहां हुआ? आगे वाले पे हुआ। काम का असर जो है वो सीधा आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं कुछ टकरा के वापस आने की बात है क्या इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। शी स्लैप्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को थप्पड़ मारा। यहां सब्जेक्ट क्या है? मैं ऊपर वाले वाक्य को मिटा देता हूं। शी स्लैप्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को थप्पड़ मारा। करता कौन? शी, जिसने की काम किया। काम क्या किया गया? स्लैप्ड, थप्पड़ मारने का काम हुआ। और किसको मारा गया? अ बॉय, लड़के को मारा गया, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी काम कहां से चला? यहां से काम हुआ, शी, इसने काम किया। काम क्या किया गया? स्लैप्ड, मारने की क्रिया हुई, एक्शन हुआ, स्लैप्ड, थप्पड़ मारा गया। और उसका असर किस पर हुआ? अ बॉय, एक लड़के पे हुआ। यानी एक्शन जो यहां से चला और उसका असर कहां गया? आगे गया। यानी काम यहां से चला और आगे बढ़ गया, कहीं भी टकरा के वापस आने की बात है क्या? कोई परावर्तन का केस यहां पर नहीं है। इस सेंटेंस की बात करते हैं। शी स्लैप्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को थप्पड़ मारा। शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। स्लैप्ड हमारा क्या है? वर्ब। और ये हरसेल्फ है। प्रोनाउन क्या है? शी भी प्रोनाउन है और हरसेल्फ भी एक प्रोनाउन है। उसका नाम ना लेकर के हरसेल्फ कहा है यहां पे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी, जिसने की काम किया, एक्शन यहां से चला।
एक्शन लिया गया, क्या एक्शन हुआ, थप्पड़ मारने का, और उस थप्पड़ का असर किस पर हुआ, हरसेल्फ, खुद पर। तो अब ये हरसेल्फ का मतलब क्या हो गया, शी से ही तो मीनिंग है कि नहीं है। तो अब एक्शन का जो असर है, क्रिया का जो असर है, वो आगे किसी दूसरी चीज पर जा रहा है या टकरा के वापस से सब्जेक्ट पर ही आ रहा है। उसने अपने आप को थप्पड़ मारा, यानी कि उसने जो काम किया उसका असर वापस सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, यानी टकरा के वापस आ गया। किस शब्द से टकरा कर वापस आया है, किस शब्द से ये एक्शन टकरा के वापस आया है, इस शब्द से, हरसेल्फ से टकरा के वापस आया। हरसेल्फ का मतलब अपने आप को ही थप्पड़ मारा। तो ये हरसेल्फ यहाँ पर एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन ने ही जो थप्पड़ जो मारा गया, क्रिया का असर जो हुआ, उसको वापस किस पे धकेल दिया, सब्जेक्ट पे धकेल दिया। इसका मतलब सब्जेक्ट से ही है। तो यानी कि यहां से एक्शन जो है टकरा के वापस कहां मुड़ गया, सब्जेक्ट की तरफ मुड़ गया। तो इस वक्त ये प्रोनाउन जो है क्रिया के असर को परावर्तित कर रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस में सीधा जा रहा था एक्शन का असर, लेकिन यहां उस एक्शन का असर जो है, उस क्रिया का असर जो है, वापस से सब्जेक्ट पर धकेल दिया गया। किस शब्द ने धकेला, इस शब्द ने। तो यहां इसने परावर्तित कर दिया। तो इस वक्त इस प्रोनाउन का नाम क्या रखा गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका नाम रखा गया। इसलिए इसको कौन सा प्रोनाउन कह दिया गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम दिया गया है। ठीक, तो यानी कि ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन का जब काम करते हैं, परावर्तन का काम करते हैं, तो वहां इनका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फिर से दो वाक्य आपके सामने हैं। फर्स्ट है, आई कट माई सेल्फ वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स, कि मैंने अपने आप को कटवा लिया, वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स, सब्जियां काटते समय। चॉपिंग छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट है, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट लगा ली, ऑन द फॉर्म, खेत में, यानी खेत में उसने अपने आप को चोटिल कर लिया, अपने आप को चोट लगा ली। दो सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट लगा ली। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। काम क्या हुआ यहाँ पे, कट, यानी कि मैंने अपने आप को कटवा लिया। आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कटवा लिया। वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल, सब्जियां काटते समय मैंने अपने आप को काट लिया। आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट लिया, वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल, सब्जियां काटते समय। तो यहां काम किसने किया, आई, जो कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट। काम किया गया, कट, काटने का काम हुआ। तो यहां से एक्शन चला, एक्शन क्या हुआ, कट, काटने का हुआ। और किसको काटा गया, माई सेल्फ, अपने आप को ही काटा। तो अब क्रिया का असर जो है यहां से टकरा कर कहां पे लौट गया, आई पर ही वापस लौट गया। माई सेल्फ का मतलब आई, अपने आप को ही मैंने काटा। तो यानी कि यहां से एक्शन टकरा कर वापस आई पर आ गया। तो अब इस शब्द ने एक्शन को वापस सब्जेक्ट पर धकेला है। तो इस वक्त ये जो प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, जी हाँ, इस वक्त ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनकर इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह नीचे वाला सेंटेंस है, ही हर्ट हिमसेल्फ ऑन द फार्म, उसने खेत में अपने आप को चोट लगा ली। काम किसने किया, ही ने। काम क्या हुआ, हर्ट, चोट लगाने का, यानी एक्शन यहां से चला, एक्शन हुआ चोट लगने का। अब किसको चोट लगाई, किसी और व्यक्ति को या अपने आप को ही, अपने आप को ही चोटिल कर लिया, यानी कि हिमसेल्फ का मतलब ही से ही हो गया। यानी क्रिया का असर जो है वापस सब्जेक्ट पर धकेला जा रहा है, यानी परावर्तित होकर सब्जेक्ट पर आ रहा है। और ये परावर्तन का काम कौन सा प्रोनाउन कर रहा है, हिमसेल्फ। ये परावर्तन का काम कौन सा प्रोनाउन कर रहा है, ये वाला हिमसेल्फ। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह देते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से परावर्तन का काम करने की वजह से, यानी एक्शन को वापस सब्जेक्ट पर धकेलने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पड़ गया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में काम क्या करते हैं वो देखते हैं। एक सेंटेंस है, ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को लात मारी। बड़ा ही सिंपल सा वाक्य है। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। किक्ड हमारा क्या है, वर्ब। और किसको लात मारी, बॉल को किक मारी। तो बॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की थी। ऑब्जेक्ट हम वाक्य में कैसे निकालते हैं, यानी क्या और किसको का जो जवाब मिलता है वो जवाब हमेशा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो किसको लात मारी, बॉल को लात मारी। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ एक चीज और थी कि क्या और किसको का जवाब तो मिल जाए, लेकिन वो शब्द सब्जेक्ट से अलग भी होना चाहिए, ये भी जरूरी था। तो किसको लात मारी, बॉल को मारी। अब बॉल और ही एक है या अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ही एक अलग व्यक्ति है, बॉल एक अलग वस्तु है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये बात हमने पहले की थी। अब यहां पे हम एक दूसरा वाक्य लिखते हैं, ही किक्ड हिमसेल्फ।
उसने अपने आप को ही किक मारी, तो यहां पर ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, किक्ड हमारा क्या हो गया वर्ब। और किसको किक मारी, किसी और को या अपने आप को ही मारी, उसने अपने आप को ही किक मारी, यानी क्रिया का जो है असर, यानी इस किक का असर जो है वापस कहाँ आ रहा है सब्जेक्ट पर। और कौन है जो इस असर को वापस सब्जेक्ट पे धकेल रहा है, कौन है जो इस क्रिया के असर को वापस सब्जेक्ट पे धकेल रहा है, ये वाला शब्द है। यानी कि ये कौन सा प्रोनाउन बना आपके लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी ये हमारे लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके सामने मौजूद है। अब प्रश्न ये है कि ऊपर वाले सेंटेंस में जैसे कि द बॉल ऑब्जेक्ट था, उसी तरह से अब हिमसेल्फ यहां पर क्या है, एलिमेंट्स की हमने बात की थी। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, 2, सब्जेक्ट और वर्ब। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब भी आ सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पर बताइएगा हिमसेल्फ को मैं क्या कहूं, ऑब्जेक्ट कहूं, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहूं। बात हुई थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं। क्या कहूं मैं इसको, हिमसेल्फ और ही एक ही है। आपको लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकता है इंग्लिश में, और वो है ऑब्जेक्ट बनकर आना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल होता है, बाकी कोई भी दूसरा काम उसका ग्रामर में नहीं होता। अब आपको ये लगेगा कि सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपने कहा था अलग अलग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या और किसको का जवाब मिल जाए, और सब्जेक्ट से वो अलग भी होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एक ऐसा केस है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दर्शाता है। यानी ये नियम जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे लागू नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि इस नियम का तोड़ क्या है, केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक कर सकता है। तो उससे एक चीज निकल कर ये आ जाती है कि अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही दिखाना पड़े तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके ही आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दिखा सकते हैं। उस वाक्य में आपको फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से, चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। 2 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी एट द पार्टी, मेरे दोस्त ने पार्टी में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। सेकंड है आई इंट्रोड्यूस्ड मी एट द पार्टी, मैंने पार्टी में अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब यहां पर फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी एट द पार्टी। यहां पर अगर देखा जाए तो माई फ्रेंड क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट। इंट्रोड्यूस्ड क्या है हमारे लिए, वर्ब। मेरे दोस्त ने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक, मेरे दोस्त ने इंट्रोडक्शन करवाया। किसका करवाया, मी, मेरा करवाया, ठीक। अब चेक कीजिए माई फ्रेंड और मी एक है या अलग अलग, अलग अलग हैं। 100% हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कहां पे या कब करवाया, एट द पार्टी, ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवर्ब। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं और यहां अलग अलग ही हैं। सेंटेंस हमारा सही है, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी एट द पार्टी। लेकिन अगर मानो कि ऐसा नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हैं मेरे दोस्त ने नहीं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन खुद पार्टी में दिया, तो अब यहां पर आई इंट्रोड्यूस्ड मी एट द पार्टी, सब्जेक्ट कौन है, आई। काम क्या हुआ, इंट्रोडक्शन देने का। काम क्या हुआ यहां पर, इंट्रोडक्शन देने का। तो इंट्रोड्यूस्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब। अब किसका इंट्रोडक्शन दिया, मी, अपने आप का मैंने इंट्रोडक्शन दिया। एट द पार्टी हमारा क्या है, एडवर्ब। तो अब यहां पर काम करने वाला कौन, आई, मैं। और किसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो अपने आप का इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो अब तो आपका काम भी सब्जेक्ट ही कर रहा है, जिसका इंट्रोडक्शन दे रहा है वो खुद ही है। तो अब यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है कि नहीं, आई और मी दोनों एक ही हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो एक कभी नहीं हो सकते, वो अलग अलग ही होंगे, जैसा कि ऊपर वाले में था माई फ्रेंड और मी। लेकिन अब तो काम भी आई नहीं किया, इंट्रोडक्शन भी खुद का ही दे रहा है, किसी और का नहीं दे रहा। तो अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दिखाना हमारी मजबूरी है कि नहीं है। अब तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही दिखाना होगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी इस वाक्य में अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही आवश्यकता है। तो ये मी के स्थान पर क्या होना चाहिए, आई से क्या बनेगा, माई सेल्फ बनता है। तो ये सही वाक्य हमारे लिए क्या होगा,
माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एट द पार्टी, मैंने पार्टी में अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब माई सेल्फ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही दर्शाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आपके पास एक ऐसा तरीका है जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक कर सकता है। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करो तो फिर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग ही होना चाहिए। एक और वाक्य मैं लिखता हूं, एक और सेंटेंस आपके सामने है, द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज 2 चिल्ड्रन, उस गरीब आदमी ने अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया। चेक कीजिएगा सब्जेक्ट क्या है, द पुअर मैन, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। काम क्या किया इसने, एक्शन क्या लिया, पॉइजन, जहर देने का काम हुआ। तो पुअर मैन ने पॉइजन जहर दिया, किसको जहर दिया, हिम, उसको और उसके दोनों बच्चों को उसने जहर दिया। तो ये पूरा हिस्सा हमारे लिए क्या बनकर इस्तेमाल हो रहा है, ये पूरा हिस्सा हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या और किसको का जवाब क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। किसको जहर दिया, अपने आप को और उसके दोनों बच्चों को। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग होते हैं, चेक कीजिएगा। दोनों बच्चे और वो पुअर मैन एक है या अलग अलग, ये तो अलग अलग है, यानी यहां तो क्या है सही है। लेकिन हिम और वो पुअर मैन एक ही है या अलग अलग, ये पुअर मैन और हिम दोनों एक ही व्यक्ति हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग ही दर्शाने पड़ेंगे। लेकिन अब इसको अलग नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने अपने आप को भी जहर दिया है, तो यहां तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही दिखाना मजबूरी हो गई। तो अब आपके लिए इस मजबूरी का उपाय क्या है, आपके लिए अब इसका क्या उपाय है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल अब आपको करना पड़ेगा। तो पुअर मैन पॉइजन हिम करूं या हिमसेल्फ करूं, तो अब यहां पर ये क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ बनकर आएगा। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज 2 चिल्ड्रन, की गरीब आदमी ने अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया। तो अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही इस्तेमाल अनिवार्य बन जाता है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही प्रदर्शित करना हो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में अब 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। नाम इसको रिफ्लेक्सिव क्यों मिला, क्योंकि क्रिया के असर को वापस सब्जेक्ट पे धकेल देते हैं, रिफ्लेक्स कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना। और इनका काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनकर ही वाक्य में आते हैं, बाकी कोई काम इनका नहीं है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक कर सकती है। यानी कि जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही दिखाना हो, उस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है।